Hello guys, welcome back to Maths with Pawan Verma. I hope you all are doing good. आप लोग कैसे हैं, कैसे कैसे चल रही तैयारी? ठंडी की मौसम और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है घर पे बैठे बैठे रजाई में, राइट? चलो, अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसका सेट्स को अभी ऑलरेडी मैंने 8 सेट डिस्कस कर रखा है, राइट? दिस इज सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 कहने का मतलब 12 जनवरी को ये पेपर हुई थी और पहला शिफ्ट है ये। 12 मतलब एक दिन में 4 शिफ्ट होती थी, तो 4 शिफ्ट होती है अभी भी, तो 12 जनवरी का पहला शिफ्ट है, इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूँ ये सेट नंबर 9, हर दिन के 4 सेट, तो सेट नंबर 9 है। तो यहाँ पे जो भी सवाल आएंगे हम लोग देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच हमारा क्या हो सकता है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, या फिर क्या अप्रोच लगाया जा सकता है आंसर तक पहुँचने के लिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइन। और अगर अभी तक आपको पीडीएफ वगैरह या फिर ये सब नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हैं, टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? इसके बारे में हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक होंगी। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किस बारे में है, देखो पढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन पेयर फॉर्म्स अ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स पेयर, कौन सा ऐसा पेयर है? ऑप्शन में 4 आपको दिए गए, इसमें से बताना है कि को प्राइम कौन से बनते हैं। तो को प्राइम आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक तो आपको नंबर पता है कि प्राइम नंबर होते हैं, है ना? एक तो पता है कि आपको प्राइम नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक पता है आपको कि प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। को प्राइम क्या होती है कि 2 नंबर है, आपस में 2 नंबर है जो एक दूसरे के उसका फैक्टर 1 होगा, या तो वो नंबर खुद होगा अपने आप का। मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी HCF 1 होनी चाहिए, उसकी HCF 1 होनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखूँ तो पहला ऑप्शन है 9 एंड 63। तो 9 और 63, तो 9 के टेबल में 63 तो 7 बार में आता है, 7 टाइम्स में, तो ये को प्राइम नहीं है। 3 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में ये आता है, राइट? तो इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है। 9 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो नहीं है को प्राइम। अच्छा, 36 और 15 3 के टेबल में आ रहा है, राइट? 36 वैसे देखा जाए तो 12 के टेबल में आता है। वैसे किसी के टेबल में आए इंडिविजुअल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दोनों का फैक्ट किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, दोनों, समझे? तो ये को प्राइम नहीं है। 21 42 आपस में ही है, इसका दुगना है, तो ये भी नहीं है। अच्छा, 11 और 21 ये को प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि 11 और 21 में ऐसा 1 के अलावा ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 21 3 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोनों की बात करें तो दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और किसी के उसकी HCF 1 हो जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिस इज़ द पेयर विच इज़ को प्राइम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 6750 and the LCM is 450. If the difference between the number is equal to their HCF, then find the smaller number. Okay, मतलब LCM HCF की बात करी जा रही है। आपको पता है कि LCM HCF में होता क्या है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करने के बाद आपको पता चलता है LCM इंटू HCF, यही पता चलता है, और मतलब HCF, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे इस बात को देखूँ तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट गिवन है 6750 एंड इज इक्वल टू LCM इज 450, LCM 450 गिवन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज इक्वल टू HCF, ये अलग लाइन हो गया। कह रहा है कि 2 नंबर है ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस अगर देखा जाए, तो कहता है इसका डिफरेंस जो है वो HCF के बराबर है। तो HCF तो हमें पता ही नहीं है, HCF अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता, तो HCF निकालो, मतलब डिवाइड कर दो, 450 से इसको डिवाइड कर दो,
6750 को 450 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 0 0 कैंसिल आउट, 45 से इसको डिवाइड करते हैं तो 45 वन टाइम 225 इज़ 5 टाइम्स, यानी कि HCF जो आ गई, HCF जो आ गई वो आ गई 15, यानी कि दोनों नंबर की डिफरेंस कितनी होगी तो 15 होगी। ठीक है, तो मुझे को पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर यू हैव टू फाइंड आउट। देखो मैं आपको ऑप्शन से जाने के तरीके बताता हूँ। वैसे तो आप इसको अगर मान लीजिए कि ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर, दोनों का डिफरेंस है 15, तो दूसरा नंबर x माइनस 15 होगा, और फिर दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी दी हुई थी 6750, तो इस तरह से करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह नहीं करता, अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहला नंबर, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, और दोनों का डिफरेंस 15 है। आपको पता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 है, राइट, दोनों का डिफरेंस 15 है, और आपको पता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है 6750 है, प्रोडक्ट। तो आप ऑप्शन से देखो, मैं कहता हूँ कि सेकेंड नंबर पूछा गया है, मुझे बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलर, सेकेंड नंबर को मैं मानता हूँ स्मॉलर नंबर ये है, तो स्मॉलर पूछता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चलो सेकेंड नंबर को ऑप्शन से अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए कि 120 ले लिया, मान लीजिए कि मैंने एक सेकेंड वाले नंबर को 120 ले लिया, तो अगर मैं इसको 120 लेता हूँ तो ये 15 ज़्यादा होगा, तो 15 ज़्यादा होगा तो ये 135 होगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 6750 होगा? बिल्कुल भी नहीं, दोनों 100 के ऊपर है, तो मतलब 10,000 से ऊपर उनकी प्रोडक्ट होगी, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया ऐसे ही। आप डायरेक्टली ऐसे देख के भी आंसर को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करना पड़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करना पड़े, ये इक्वेशन हम ना सॉल्व करना पड़े, इसलिए हम ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, मैं 75 ले लेता हूँ। तो मैं कह रहा कि अगर ये 75 है तो ये 15 ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाला नंबर 15 ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट वाला नंबर 15 ज़्यादा होगा तो 9 टाइम्स, अब इसको 90, अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या ये आएगा, तो देखो 75 9 टाइम्स, 75 10 टाइम्स इज 750, बिल्कुल आएगा, मतलब इनकी प्रोडक्ट आ रही है 6750, तो हम इसे ऑप्शन से जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा 75 इज़ द स्मॉलर नंबर। जो दो नंबर था, एक 75 था और एक 90 था, इसका एलसीएम था 450, इसकी एचसीएफ थी 15, और इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब बाकी को भी रखते हैं, मान लीजिए कि 90 को रखते हैं, तो छोटा नंबर 90 है तो बड़ी वाली नंबर 105 हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैं कह रहा कि 9 इंटू 100 अगर देखो तो 9 इंटू 100 मतलब 90 इंटू 100 अगर देखूँ तो 9000 के आसपास होगा, तो लेकिन मेरा प्रोडक्ट वैल्यू तो 6700 है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, 150 को अगर लेता हूँ तो 150 से 15 बढ़ाओ तो 165, तो ये भी 10,000 से ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 क्या, बहुत काफ़ी ज़्यादा आएगा, है ना, मतलब 22,000 से 25,000, 22,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर ही आएगा ये, राइट। तो हम ऑप्शन बी के साथ वैसे चले जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट, करेक्ट, समझ आई? हाँ जी, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस बारे में। ओके, कह रहा है कि मेहुल बाइज अ कार फॉर रुपीज़ 5,60,000, he renovate it and eventually sell it at 6,40,000. The percentage increase in the price of the car is, कितना परसेंट कार का प्राइस बढ़ गया? तो आपको पता चल रहा है कि वो 5,60,000 में लिया था और 6,40,000 में बेचा है, तो कितना बढ़ा आप ये देखो पहले। तो मैं कह रहा कि 80,000 बढ़ गया, मैं कह रहा 80 यूनिट बढ़ गया, किस पे, तो 3 जीरो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, 3 जीरो, 4 जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे 3 जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 560 से हो गया 640, तो 80 बढ़ गई, तो किस पे बढ़ गई 80, तो 560 पे बढ़ गई, तो अब इसका परसेंटेज निकालनी थी, कितनी परसेंट से बढ़ी है, राइट, कितनी परसेंट से बढ़ी है, यही पूछ रहा है ना। अच्छा, 4 से 8 से कट जाएगी, ये कितनी टाइम्स, 7 टाइम्स, 100/7, इसी तरीके से रखा गया है ऑप्शन, तो 100/7% मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, करेक्ट।
तो दिस इज वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. 4 पे क्या कह रहा देखो, नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 150, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज. बड़ा इजी सवाल है. 200 से 150 हो गया, यानी कि 50 घट गया. किससे? 200 से. तो कितना आएगा ये? 1/4. अब 1/4 का मतलब कितना होता है? 25% होता है. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. 1/4 दैट इज 25%. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. कह रहा देयर इज 16% डिस्काउंट ऑन अ डजन पेयर ऑफ ट्राउजर मार्क्ड एट ₹5,000. देयर इज 16% डिस्काउंट. वहाँ पे 16% का डिस्काउंट था. एक दर्जन, मतलब कह रहा है ए डजन ऑफ पेयर ऑफ ट्राउजर मार्क्ड एट 5,000, मतलब एक दर्जन है, यानी कि 12 पीस है, राइट. एक दर्जन मतलब 12 पीसेस. तो 12 पीसेस हैं, 5,000 रुपया उसका MRP है, उस पर 16% का डिस्काउंट दिया जाता है. तो बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्राउजर कैन बी बॉट विथ ₹2,100. कितने सारे ट्राउजर मिलेंगे 2,100 रुपये में. ये कंडीशन को अप्लाई करके कितने सारे ट्राउजर मिलेंगे हम कह रहे हैं. तो मैं कह रहा कि MRP, आप देखिए कि MRP है 5,000 रुपये, और यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं हम 16% का. कितने आर्टिकल मिलेंगे, कितने ट्राउज़र मिलेंगे? तो ट्राउज़र मिलेंगे 12, एक दर्जन मिलेगा ना. तो 5,000 में 16% का डिस्काउंट. तो मैं कहता कि चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं. 5,000 पे 16% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 84% पे मिलेगा. 0 कट गई. 5 × 84 हो जाता है 420 एंड 0, यानी कि 4,200 रुपये में यही आर्टिकल 4,200 रुपये में मिलेगी. ये आर्टिकल जो है वो 4,200 रुपये में मिल जाएगी. मतलब 12 आर्टिकल, 12 ट्राउज़र. अब कहता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्राउज़र कैन बी बॉट विथ 2,100 रुपीज़. 2,100 रुपये में कितने सारे ट्राउज़र मिलेंगे. तो मैं कह रहा 2,100 रुपये में मतलब 4,200 का तो आधा है. 2,100 रुपये तो 4,200 का आधा है. तो यहाँ पे अगर ये आधा है तो ये भी, तो कितने ट्राउज़र मिलेंगे आप डायरेक्टली बताओ ना. 6 ट्राउज़र मिलेंगे. आंसर इज 6. आंसर इज ऑप्शन बी. कुछ है ही नहीं करने को यहाँ पे तो. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन देन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे आप. कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस. इफ अ डिस्काउंट ऑफ 12% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, देन द गेन परसेंटेज इज हाउ मच. कह रहा है कि मार्क प्राइस है ना, एक आर्टिकल है, एक फैन है. तो फैन की जो मार्केट प्राइस लगाई गई है, यानी कि स्टिकर प्राइस जो लगाया गया है, दैट इज़ 25% मोर देन इट्स द कॉस्ट प्राइस. तो इस तरह से करते हैं चलो कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि अगर 100 रुपये है, तो उसकी MRP लगाई गई कितनी? 25% ज़्यादा, 125. अब इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 12% इज़ गिवन ऑन द मार्केट प्राइस. अब मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 12% की. तो देन फाइंड द गेन, देन फाइंड द प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि आप यू हैव टू फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस निकालोगे, उसके बाद ही आप प्रॉफिट की वैल्यू निकालोगे. तो अब कह रहे हैं कि 12% की डिस्काउंट अगर दोगे तो 125 में क्या लिखोगे. तो मैं कह रहा हूँ 125 का 88% ही तो देंगे हम. 125 का 88% में बेच देंगे. तो दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस. करेक्ट. आप देखो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो. यहाँ पे इन दोनों के बीच प्रॉफिट या तो लॉस आएगा और इन दोनों के बीच डिस्काउंट आएगा. तो वही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मेरे को प्रॉफिट कितनी हुई है तो मेरे को ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी. मैं कह रहा कि 5 से दिस इज 25 के टेबल में 5 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स, और 4 के टेबल में दिस इज 22 इंटू 5 इज हाउ मच? 110. 100 का फैन था, 110 में बेचा तो 10 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है. तो इसका मतलब 10% की प्रॉफिट हुई है.
मतलब 100 का था 110 में बेचा तो 10% की प्रॉफिट है। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, यस। इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या कहता है देखो। सेवन कहता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4.3 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द गेन। बताओ, फाइंड द गेन। तो मैं अगर इसका रेशियो निकालने चाहूँ तो मैं करूँगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो अगर निकालने जाऊँ तो ये 3 इधर आएगा, ये 4 इधर रह जाएगा, और मैं कह रहूँगा तो 4 मतलब ये आएगा 4, ये आएगा 3। रेशियो अगर निकालने जाओगे तो ये 4 और ये 3, मतलब SP/4 और CP/3। तो मेरे को बता कि परसेंटेज गेन कितनी हुई है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस 3 रुपये की थी, उसको मैंने 4 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितनी हुई? 1 रुपये की प्रॉफिट हुई। कॉस्ट प्राइस 3 रुपये की थी, उसको 4 रुपये में बेचा तो 1 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो किस पे 1 रुपये की प्रॉफिट हुई? 3 रुपये पे। तो 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू हाउ मच? 33, 1/3% की प्रॉफिट। आंसर विल बी 33, 1/3। ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे 1 कर लो, यानी कि आंसर विल बी 33, 1/3। दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया होगा, तो आंसर इज 33, 1/3। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ अ पर्सन बाय 15 पेंसिल फॉर ₹12 एंड सेल्स 12 पेंसिल फॉर ₹15, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। देखो, दो चीज़ें देखिए बता रहा है। एक तो बता रहा है कि एक पर्सन बाई कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं कि 15 पेंसिल खरीदता है पहले, तो उसको खरीदता कितने में है? तो 12 रुपये में खरीदता है, ठीक है। जब बेचने की बारी आएगी तो कह रहा है कि 12 पेंसिल बेच रहा है। सेलिंग प्राइस की जब बात आई तो कह रहा है 12 पेंसिल जब बेच रहा है तो उसको बेच कितने में रहा है? 15 रुपये में बेच रहा है। ये हो गई स्टेटमेंट। तो मुझे बताना है कि प्रॉफिट हुई है कि लॉस हुई है, कितनी प्रॉफिट हुई या कितनी लॉस हुई। तो देखो, ये क्या है ना कि नंबर ऑफ आर्टिकल है, राइट, और दिस इज़ योर प्राइस। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि 3 रुपये की प्रॉफिट हो गई है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हम, क्योंकि आर्टिकल अलग अलग है। नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे ना 15 है, यहाँ 12 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि 15 और 12 का अगर मैं बराबर कर दूं नंबर ऑफ आर्टिकल, कह रहे कि 15 पेन और 12 पेन है, तो मैं इसका एलसीएम अगर ले लेता हूं तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो मैं अगर बोलता हूं कि मैं इंटू 4 कर दूंगा 60 और इंटू 5 कर दूंगा 60। 15 पेन का 12 रुपये था, लेकिन मैं कितना पेन लूँगा? मैं 60 पेन लूँगा। तो कितना पे करना पड़ेगा? तो 12 को 4 गुना करना पड़ेगा पे, यानी कि 48 रुपये में मैंने खरीद कर लाया। 48 रुपये में खरीद कर लाया। अब 12 पेन बेच रहा हूँ 15 रुपये में, तो 60 पेन को कितने में बेचूंगा? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं बोलूँगा 75 रुपये में मैंने बेचा, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई 48 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हो गई 75 रुपीज़। बताओ, प्रॉफिट हो रही, लॉस हो रही? प्रॉफिट हो रही है। कितनी की प्रॉफिट हो रही है? 27 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है तो 27/48 × 100, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं 3 से काटता हूँ 9 टाइम्स, 3 से काटता हूँ 1 और 6 16 टाइम्स, 4 से काट देता हूँ 4 एंड 25 9 टाइम्स इज हाउ मच? 225/4। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 5 टाइम्स 20 एंड 24 इज 6 टाइम्स, कैरी इज 125, 56.25 का प्रॉफिट हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गेन। कहाँ है? लॉस लॉस गेन 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 56.25। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया कि मैंने आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल कर दिया। नंबर ऑफ आर्टिकल जब इक्वल हो जाता है ना, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना इजी हो जाता है।
मैंने कहा कि एक रेट दिया हुआ, ये एक रेट दिया था कि 15 पेंसिल 12 रुपये में खरीदता है, तो मैं कहता हूँ 15 नहीं खरीदूंगा, मैं 150 पेंसिल खरीदूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है। ये एक रेट दिया हुआ है, रेट। तो मैंने क्या किया कि, और एक सेलिंग प्राइस का भी रेट दिया हुआ है कि भाई 12 पेंसिल को 15 रुपये में बेचता है, तो एक रेट दिया हुआ है। तो इस रेट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ पेंसिल को अगर बराबर कर दूँ, तो 12 और 15 जो था मेरे पास आर्टिकल का नंबर, उसको मैंने क्या किया, एलसीएम लेके बराबर कर दिया। यहाँ पे भी 60 पेंसिल हो गए, यहाँ पे भी 60 पेंसिल हो गए, तो 60 पेंसिल को ख़रीदा कितने में, 48 रुपीज़ में, और बेचा कितने में, 75 रुपीज़ में। तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट का पता चला और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चंस बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन ऐसा ही कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹50,000 at the rate of 6% per annum to be compounded half yearly at the end of 2 years। 2 साल की बातें कर रहा है ये। 4641, ओके फाइन। 2 साल की बात कर रहा है, हाफ ईयरली होगी कैलकुलेशन। 50,000 रुपये प्रिंसिपल है 50,000 रुपये। रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, टाइम है 2 साल, और कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो रेट तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि इफ़ेक्टिव रेट हो जाएगी 3%। हाफ ईयरली है तो रेट हो जाएगी 3% इफ़ेक्टिव रेट। अब रेट हो जाएगी 3% इफ़ेक्टिव रेट, तो मैं कह रहा कि प्रिंसिपल के ऊपर 4 बार अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने करके 4 बार होंगे 2 सालों में। 2 साल की बात हो रही है, हाफ ईयरली अप्लाई करनी है। मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा वो बतानी है। तो भाई एक तो प्रोसेस है कि भाई 3% करके आप सक्सेसिव निकाल देंगे। पहले इन दोनों का ऐसा निकाल दो, तो 3 + 3 = 6.09%। फिर इन दोनों का निकालोगे तो 6.09%, और फिर इन दोनों का निकालोगे, और फिर इन दोनों का निकालोगे तो फिर x + y, वही वाली बात वापस से लगानी पड़ेगी, राइट। और जो आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब जो आएगा उसका 50,000 का उतना % निकाल दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, रेशियो वाली प्रोसेस है। समझो, जब भी 4 बार 4 टाइम्स जब भी अप्लाई करेंगे ना, 4 टाइम्स जब भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या हो गया, 4 टाइम्स जब भी अप्लाई करेंगे ना, तो एक रेशियो है जिसको याद रख सकते हैं, 4:6:4:1। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। 4 टाइम्स जब भी अप्लाई, चाहे वो 4 साल अलग अलग हो कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो हाफ ईयरली करके 4 बार अप्लाई कर रहे हो, या क्वार्टरली करके पूरे साल में 4 बार अप्लाई कर रहे हो, तो इस रेशियो से आप इसको निकाल सकते हो। अब मैं करता क्या हूँ, समझो इस चीज़ को। मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। मैं कह रहा कि 50,000 रुपये मेरे पास है ना, 50,000 रुपये प्रिंसिपल है, 3% करके लगेगा, तो मैं निकालता हूँ उस चीज़ का कैलकुलेशन करता हूँ। 50,000 रुपये है मेरे पास, उसका अगर 3% निकाला जाए, तो 3% निकाला जाए तो कितना आएगा, 1,500 रुपये आएगा, ठीक है। अब इस 1,500 पे फिर से 3% निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 15, 3 टाइम्स इज 45, है ना, सही किया मैंने, 15 3 टाइम्स इज 45। ओके, उसके बाद 45 पे फिर से 3% लगाओगे, तो 45 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 120 एंड 135, यानी कि 1.35, और फिर 1.35 पे फिर से 3% लगाओगे, तो 135 3 टाइम्स इज 390 एंड 15, 390 + 15 इज 405, और 405 में मतलब ऐसे करके ये आएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा। बात समझ आ रही है? मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। मैंने क्या किया कि 0405 ये हो गया सिंपल। 3% करके मैंने प्रिंसिपल पे जो आया उसके ऊपर फिर से निकाला, फिर जो आया उसके ऊपर फिर से निकाला,
और जो आया उसके बाद फिर से निकाला। अब ये जो वैल्यू आई 4 साल की बात हो रही थी, अब ये जो वैल्यू आई और ये जो रेशियो मैंने लिखा, इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करो, इसको 4 गुना कर दो, इसको 6 गुना कर दो, मैं रेड कलर से लिखता हूँ, इसको 6 गुना कर दो और इसको 4 गुना कर दो, इसको 1 गुना और सबको ऐड कर दो। दिस विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा 1500 4 बार कितना होता है? 6000 रुपये। 45 को 6 बार कितना होगा? तो मैं कह रहा 225, 230 और 40 270 रुपये। और ये कितना हो जाएगा? तो मैं कह रहा कि 13 को 4 बार करा तो 5.2 और 5.4 हो जाएगा। और ये पॉइंट में है तो वो भी रख लो। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे 6270 275 6275.4 समथिंग आ रहा है। ऑप्शन देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये ऑप्शन मेरे को मिल रहा है, दिस इज़ आवर आंसर। ये हम ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से 4 बार अपने अप्लाई कर दी बस। ये एक रेशियो है, जैसे 3 साल के लिए भी एक रेशियो होता है, 2 साल के लिए भी रेशियो होता है ना। तो मैं एक रेशियो है उस तरीके से आपके कैलकुलेशन कर दी और डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच सकते हो। वैसे भी आप कर सकते हो जो तरीका आपको आता है। और ये रेशियो के अगर 4641 ये याद रख लेते हो तो 4 साल में अप्लाई हो जाता है। वैसे तो 4 साल तक के सवाल कम मिलते हैं, बट फिर भी आपको मिल जाता है कभी कभी। तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। कैसे किया उस प्रोसेस को समझो कि पहले प्रिंसिपल पे लगाया हमने, फिर जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से 3% लगा दिया। 3% इसलिए लगा रहा है क्योंकि हाफ ईयरली है, अगर ईयरली होती ना 4 साल तो 6% करके लगा देता मैं, और फिर 4 से 6 से 2 4 से और 1 से मल्टीप्लाई कर देता, इसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तब भी निकल जाती अगर ईयरली होती तो। लेकिन ये हाफ ईयरली थे तो 3% करके लगाया मैंने, ठीक है। और जो वैल्यू आई उसको 4641 से, ये याद रखनी है आपको, 4641 याद रखना है। और ये 4 साल की बात होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 क्वार्टर वुड बी 13,310 if the rate of interest is 40% per annum, compounding is performed quarterly, determine the present value। मतलब प्रिंसिपल बतानी है कि कितनी होगी। कह रहा है कि 3 क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टरली की बात जब आती है ना, तो क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 महीने में लगाना है। पिछला क्वेश्चन 6 महीने में लगा रहे थे, हाफ ईयरली था। अभी 3 क्वार्टर का लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 40%, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 40% पर एनम। और क्वार्टरली कैलकुलेशन करना है, तो क्वार्टरली कैलकुलेशन करना है तो डिवाइड बाई 4 होता है, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 10%। और 10% का मतलब होता है 1/10। ये बात आपको पता है, ये बात क्लियर है, राइट। तो मैं कह रहा है कि 10% 1/10, और मेरे को बता रहा है कि अमाउंट हो रहा है 13,310 और 3 क्वार्टर तक अप्लाई करनी है। तो मैं कहता हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग अगर सोचो तो प्रिंसिपल अगर 10 होगी तो अमाउंट कितनी होगी? 11, 10 + 1 और 3 बार लगानी है, 3 क्वार्टर तक लगानी है। तो मैं कह रहा कि सेकेंड की बात करें तो इसका स्क्वायर हो जाता है, और थर्ड की बात करें तो इसका क्यूब हो जाता है, इसका क्यूब हो जाएगा, है ना। यही तरीका हमने सीखा हुआ है। 2 साल होती है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल होती है तो क्यूब कर देते हैं। तो 3 साल की बात कर रहा है तो मेरे को 13,310 जो दिया गया है वो अमाउंट दिया गया है, टोटल अमाउंट। तो अमाउंट यानी कि इसी की वैल्यू गिवन है 13,310, यानी कि 1331 के साथ 0 लगाया गया है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? तो मैं कह रहा 1000 में और 0 लगा दो, तो प्रिंसिपल हमारी होगी 10,000। तो आंसर यही हो जाएगा 10,000, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या कहते हैं? 3 क्वार्टर की बात कर रहा था, इसलिए रेट को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने, तो इफेक्टिव रेट आ गई 10% के हिसाब से, इफेक्टिव रेट आ गई। और फिर कह रहा है कि 3 क्वार्टर में अमाउंट इतना हो रहा है, तो 3 क्वार्टर यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 होगा, और इसी का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ था ये,
तो हमने 1000 का वैल्यू निकाल दिया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि इफ़ 3:5 इज इक्वल टू x:75 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अरे भाई क्या क्वेश्चन है ये, 3/5 करो और x/75 करो, x निकाल लो। 5 से ये कट गया कितनी बार, 15 टाइम्स, x की वैल्यू 45, ऑप्शन ए। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं तो ढूंढ ढूंढ के आपको पहले ऐसे सवाल मार देने होते हैं कि ऐसे सवाल छूटना नहीं चाहिए गलती से भी एग्जाम में अगर आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आरव एंड दुर्गा टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। आरव एंड दुर्गा टुगेदर कैन डू द वर्क इन 33 डेज। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 days एंड देन आरव लेफ्ट द वर्क एंड दुर्गा अलोन फिनिश द वर्क इन 30 days। अगे दोनों ने काम को स्टार्ट तो किया, 33 दिन लगते थे। आरव और दुर्गा ने क्या हुआ कि दोनों ने 15 दिन तक काम किया, 15 डेज तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, आरव छोड़ के चला गया और दुर्गा रिमेनिंग काम को 30 दिनों में ख़त्म करता है। तो मेरे को बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच आरव अलोन कैन। आरव अकेले कितने दिनों में करेगा, आपको ये बताना है, या दुर्गा अकेले कितने दिन में करेगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पता है कि भाई जब दोनों मिलके करते हैं तो 33 डेज लगते हैं। क्लियर है ये बात। दोनों ने 15 दिन तक काम किया, तो मैं पूछूँ तो आपसे कितना दिन का काम कर लिया, तो दोनों मिलके 33 डेज में पूरा काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15/33। आपसे अगर पूछा जाए एक दिन में कितना करेगा तो आप क्या कहेंगे, 1/33। तो उसी तरह 15 डेज में कितना करेंगे, तो मैं इसको अगर कैंसिल करके लिखूं तो 3 के टेबल में 5 and 11, यानी कि 5/11 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया था। तो काम बाकी कितना था, मतलब मैं पूरी बात को अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे कि आरव और दुर्गा ने 5/11 पार्ट काम किया 15 दिनों में। तो काम कितना बाकी रह गया, तो मैं कह रहा कि काम बाकी रह गया था 6/11, और ये काम कर रहा था दुर्गा कितने दिनों में, तो 30 दिनों में कर रहा था ये। तो दुर्गा अगर 6/11 पार्ट, ये बात समझ में आई कि 15 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 15 दिन तक काम किया तो कितना काम हुआ, 5/11। तो 5/11 अगर काम हो गया है तो 6/11 काम बाकी है। 5 और 6 11 होता है, तो 6/11 काम दुर्गा करेगा 30 डेज़ में। तो मेरे को ये बताओ कि दुर्गा अगर पूरा काम करेगा, पूरा काम मतलब 100%, पूरा 1, तो कितने दिन में करेगा, तो 6/11 है ना, तो इसको 11/6 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, तो 6 से कट गया तो कितना आएगा, 5 × 11 इज़ 55 डेज़। तो एक स्टेटमेंट ये पता चला कि दुर्गा अकेले पूरा काम को 55 डेज़ में करेगा और आरव और दुर्गा 33 डेज़ में करेगा। तो मुझे पूछ रहा है कि आरव कितने दिन में करेगा, फॉर फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो मेरे को एक स्टेटमेंट ये पता है कि आरव और दुर्गा पूरा काम को 33 डेज़ में करता है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट को मैंने लिखा कि आरव और दुर्गा दोनों मिलके पूरा काम को 33 डेज़ में करता है। तो इसका एलसीएम लो, तो 11 कॉमन है, 3 कॉमन है, 11 क्या लिखूँ मैं एलसीएम, 11 5 टाइम्स, 11 3 टाइम्स, 11 15 टाइम्स, यानी कि 165 एलसीएम हो गया। 55 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 55 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 33 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि आरव और दुर्गा का एफिशिएंसी है 5 और दुर्गा का एफिशिएंसी है 3। तो बताइए आरव का एफिशिएंसी कितना होगा, 2, और टोटल काम है 165। तो 165 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ डेज लेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 165/2। 165/2 में ही दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गई।
अब ये इतनी सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ क्यों? इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ समझाने के लिए, वरना मैं अगर एग्ज़ाम में बैठूँ ना तो मैं ये सारी चीज़ें लिखूँ ही ना, मैं डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचूँ, मतलब मैं डायरेक्टली ये बात मुझे पता चल गई पहली स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट पता चली 15, तो मेरे को पता चला कि इतना काम हुआ तो इतना काम बाकी है, और ये पता करके डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दूँ। मैं एग्ज़ाम में अगर करने बैठूँ तो ऐसे करूँगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो इसीलिए आपको समझना है पूरा, लेकिन आपको अप्रोच बेस्ट लगाना है वहाँ पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 12 वुमेन 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज। 12 वुमेन प्लस 16 मैन कितने दिनों में करते हैं? 11 डेज में काम को ख़त्म करते हैं। इफ़ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू डू अ वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल 16 मैन कैन डू द सेम वर्क। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ़ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू डू अ वर्क, मतलब वुमेन और मैन के टाइम के बारे में बता रहा है कि ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम, ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू मैन। टाइम की बात हो रही है, ये टाइम है ना, टाइम का रेशियो ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस। तो टाइम का रेशियो जब मिल जाता है तो मेरे को एफिशिएंसी की भी रेशियो मिल जाती है, तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा 1:2। मतलब क्या है कि अगर एक वुमेन 2 घंटे में एक खिलौना बनाएगा, राइट, नहीं पहले समझो इस बात को, मैं कह रहा कि टाइम की एफिशिएंसी गिवन है 2:1, तो टाइम की एफिशिएंसी गिवन है तो एफिशिएंसी उसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये 1 घंटे में 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में अगर ये 2 काम करेगा तो 2 घंटे में ये 2 काम करेगी, यानी कि एफिशिएंसी इसकी 1 होगी, तभी ये 2 घंटे में 2 काम करेगी। अगर ये 1 घंटे में 2 खिलौने बनाएगा मैन, तो एक वुमेन को 2 खिलौने बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो एफिशिएंसी इसकी डबल है, इसकी हाफ है। ठीक है, तो मेरे को पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 16 मैन कैन डू द सेम वर्क। 16 मैन वही काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा? तो देखो एफिशिएंसी मुझे पता चल गई है, वुमेन की एफिशिएंसी और मैन की एफिशिएंसी पता चल गई है। 11 डेज में ये पूरा काम हो रहा था, पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ था। 16 मैन की बातें पूछी जा रही है, तो मैं लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 12 वुमेन प्लस 16 मैन, M1 D1 है 11 डेज, मैंने लिखा M1 D1 लिखा, M1 D1, और हम लिखेंगे M2 D2। तो M2 D2 में क्या लिखेंगे? तो M2 D2 में जो पूछा गया है, M2 D2 में क्या पूछा गया है, तो 16 मैन कितने दिन में करेंगे? तो 16 मैन इन हाउ मेनी डेज, ये पूछा गया है। अब देखो इसमें आप अगर देखोगे तो मेरे को M और W की एफिशिएंसी पता है, M और W की एफिशिएंसी पता है ना। यहाँ पे W की एफिशिएंसी 1 है, M की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पे 1 बिठा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 16 इंटू 2, M की वैल्यू 2 बैठाएंगे, एफिशिएंसी बैठाएंगे, तो 16 2 टाइम्स इज 32, 32 प्लस 12, W इज़ 1, M इज़ 2, तो 12 एंड 32 इज़ 44 इंटू 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे M की वैल्यू कितनी, तो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इंटू एक्स। तो x यानी कि नंबर ऑफ डेज निकालनी है, नंबर ऑफ डेज निकालनी है, तो 44 इंटू 11 बाई 32 कर दीजिए, 4 से कटेगा 11 टाइम्स, 4 से कटेगा 8 टाइम्स, 121 बाई 8 नंबर ऑफ डेज लगाएंगे 16 मैन काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन देन, ओके, कह रहा है कि इफ 12,600 इज डिवाइडेड अमंग 12 लेबर्स, देयर आर 7 मैन 3 वुमेन 5 बॉयज। 12,600 रुपये 15 लेबर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पे 7 मैन है, 3 वुमेन है, 5 बॉयज़ है। इफ़ ईच वुमेन रिसीव्स 3 टाइम्स, ईच वुमेन
रिसीव्स 3 टाइम्स एज मच एज अ बॉय, एक वुमेन को 3 गुना मिलेगा कंपेयर टू बॉय। एंड ईच मैन रिसीव 7 टाइम्स एज मच एज ईच बॉय, एज मैन और बॉय की बात कर रहा है तो 7:1। देखो पहले तो बोला कि 12,600 रुपया बांटना है, तो किस में बांटना है, तो मैंने देखा कि 7 लोग, 7 मैन 3 वोमेन 5 बॉयज़ में बांटना है। अब किस हिसाब से बांट रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ अ वोमेन रिसीव 3 टाइम्स, एक वोमेन को 3 गुना मिलेगा कंपेयर टू ईच बॉय, एंड ईच मैन रिसीव 7 टाइम्स कंपेयर टू ईच बॉय। तो मैंने ये रेशियो देखा, तो रेशियो पैसे की बांटने की रेशियो देख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैन, वोमेन और बॉय की, तो मैन का हो गया 7, बॉय तो बराबर ही है ना, तो बराबर ही है तो इसको बराबर ही रख देते हैं, और वुमेन इज़ 3। इस हिसाब से पैसे बांटेंगे, यानी कि एक मैन को 7 रुपये बांटेंगे, एक वुमेन को 3 रुपये, एक बॉय को 1 रुपये, ऐसे बांटेंगे। अच्छा, मैन, ये हो गया प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हो गया मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब कितने सारे लोग हैं ये देखना है आपको, कितने सारे लोग हैं आपको ये देखना है। तो मैं कह रहा कि मैन कितने हैं, तो 7 मैन कितने हैं 7, वुमेन कितनी 3, और बॉयज़ कितने 5। इस तरीके से ये हो गया नंबर ऑफ मैन वुमेन, यानी कि नंबर ऑफ लेबर्स कह सकते हैं। तो ये हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 रुपये मिलेंगे एक आदमी को, 3 रुपये मिलेगा एक वुमेन को, और 1 रुपये मिलेगा एक बॉय को। तो मेरे को पता कि टोटल मैन को कितना मिलेगा, तो मैं कह रहा 49 मिलेगा, वुमेन को कितना मिलेगा 9, और बॉय को कितना मिलेगा 5। टोटल 49:9:5। अब यही पैसे तो हम टोटल बांट रहे हैं, तो कितना बांट रहे हैं 12,600। तो इसका सम देखो कितना आ रहा है, इसका सम टोटल कितना आ रहा है, तो 49 और 9 58, 58 और 5 is 63। तो ये 63 यूनिट जो आया, ये 63 यूनिट जो आया, 63 यूनिट जो होगा वो 12,600 के बराबर हो गया। तो 63, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो मेरे को क्या पूछा है, एक्चुअल में क्या पूछा है, मुझे पूछ रहा है शेयर ऑफ ईच वुमेन, शेयर ऑफ ईच वुमेन। तो मैं कह रहा कि चलो एक यूनिट की वैल्यू पता कर लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू पता करें तो ये कटेगा 2 बार में, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। तो वुमेन की बात करनी है, तो वुमेन है 9 × 200, तो हो जाएगा 1800 रुपया वुमेन को मिलेगा। टोटल पार्ट हो गया कि वुमेन को कितना मिलेगा 1800, और वुमेन कितनी है, 3 वुमेन है, 3 वुमेन है ना, लेबर की देखेंगे कितने हैं, तो 3 है, तो 3 से एक वुमेन को कितना मिलेगा, तो 3 से डिवाइड कर दे तो 600, एक वुमेन को मिलेगा 600, हमारा आंसर होगा 600। 1800 भी ऑप्शन में है, इसको टिक कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा है कि शेयर ऑफ ईच वुमेन, आपसे पूछा है कि शेयर ऑफ ईच वुमेन कितनी है ना, तो 1800 टिक कर दोगे गलत हो जाओगे। फाइन, थैंक यू, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हमने, कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमें ये पता चला कि भाई 63 यूनिट ये निकालनी थी कि एक मैन को, पूरे मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को मिला के कितना मिल रहा है। तो मैं ये पैसे लिखा मैंने, और नंबर ऑफ मैन लिखा, और मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो 63 के बराबर आ गया ये। और 63 जो हो गया वो 12,600 के बराबर हो गया। तो एक यूनिट का मतलब 200, तो 9 यूनिट का मतलब 1800, और 1800 में मतलब 3 वुमेन है, तो एक वुमेन को मिलेगा 600 रुपया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 होगी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्या कहता है। कह रहा है कि X gets on a lift at a ground floor which goes up at a speed of 30 floor per minute। एक लिफ्ट में है, राइट, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट की ऊपर जाने की स्पीड दी गई है 30 फ्लोर पर मिनट। Whereas Y gets on another lift at the same time on the 50th floor which goes down at a speed of 45 फ्लोर पर मिनट। अच्छा,
एट विच फ्लोर विल देयर पाथ क्रॉसेस, लिफ्ट्स आर मूविंग विदाउट स्टॉपिंग एट एनी फ्लोर। अच्छा देखो ये सवाल जो है ना वो ट्रेन वाले जैसे है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है ना। इस ट्रेन की स्पीड लेट से 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और इस ट्रेन की स्पीड है लेट से 45 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है लेट से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कौन से जगह पे मिलेगा, ऐसा है ट्रेन पे जो हम ऐसे क्वेश्चंस करते थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि भाई 50 फ्लोर है टोटल के टोटल, यहाँ से एक एक्स एक बंदा है जो एक लिफ्ट पे जाता है, उसकी स्पीड है 30 फ्लोर पर मिनट, और एक ऊपर से वाई आ रहा है और वाई की स्पीड है 45 फ्लोर पर मिनट। तो दोनों के बीच में 50 फ्लोर है, तो कौन से फ्लोर में दोनों क्रॉस करेंगे। मतलब ये हॉरिजॉन्टली पूछा जाता है आपको ट्रेन वाला, ये वर्टिकली पूछा गया है लिफ्ट वाला, तो कोई ऐसा है नहीं। तो अब देखो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे, अब जैसे आप देखोगे तो दोनों की स्पीड पता है, यहाँ पे भी वैसे ही दोनों की स्पीड पता है, डिस्टेंस कितना है 50 फ्लोर का। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें पता है, मुझे एक डिस्टेंस पता है, मुझे क्या क्या चीज़ें पता है, तो मैं कह रहा कि डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस क्या है 50 किलोमीटर या 50 फ्लोर का डिस्टेंस है। और मुझे क्या पता है, दोनों की स्पीड पता है ना, 45 फ्लोर पर मिनट और 30 फ्लोर पर मिनट। तो डिस्टेंस बाई स्पीड लिखूंगा तो क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। तो अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। हाँ यहाँ पे ऐड ही करते हैं आप, तो दोनों स्पीड ऐड कर देते। तो मैं कह रहा कि 50 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 कितना 75। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 2/3 मिनट, 2/3 मिनट हो गए, 100 मिनट में है ना, तो 2/3 मिनट हो गया। लेकिन मुझे पूछा है कि एट विच फ्लोर दे क्रॉस, कौन से फ्लोर पे दोनों मिलेंगे, और कौन से फ्लोर पे दोनों मिलेंगे। तो मैं कह रहा कि इसकी स्पीड लेट से नीचे से जो एक्स जो ऊपर के ट्रैवल कर रहा था, ऊपर की तरफ जो ट्रैवल कर रहा था उसकी स्पीड से 30, और टाइम है 2/3 मिनट। टाइम आया ना, ये टाइम आया ना, और एक स्पीड तो आपको पता ही है, तो मेरा स्पीड इंटू टाइम कर देता हूँ, डिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी कि मैं कह रहा 30 के स्पीड से 2/3 जाऊँगा तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, तो मैं कह रहा 20th फ्लोर पे दोनों मिलेंगे, क्रॉस करेंगे। आंसर विल बी 20th फ्लोर। आपको ये टाइम निकला, टाइम कैसे निकला, रिलेटिव स्पीड हमने लगा दी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन का स्पीड को हम ऐड कर देते हैं, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, तो दोनों को ऐड कर दी हमने, तो ये डिवाइड कर दिया, तो एक टाइम आ गया कि भाई ऊपर से 2/3 मिनट लगेगा, नीचे से भी 2/3 मिनट लगेगा, और दोनों इस जगह पे मिल जाएगा। तो 2/3 मिनट लगेगा, और नीचे से जो ट्रैवल कर रहा था, या ऊपर से भी आप करके देखो कि 45 की स्पीड से आ रहा था 2/3 में, तो ये कटेगा 15, और 15 इंटू 2 इज़ 30, यानी कि ऊपर से वो 30 फ्लोर आ जाएगा तब मिलेगा। तो मुझे पूछ रहा है कि एट विच फ्लोर दे, तो नीचे से फ्लोर काउंट करते हैं ना, हम फ्लोर नीचे से काउंट करते हैं, तो ऊपर से 30 फ्लोर चलने के बाद वो मिलेगा। यानी कि टोटल 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो 30 फ्लोर चल चुका है, तो नीचे से वो 20th फ्लोर पे है, तो नीचे से आंसर करेंगे तो आप करेंगे 20th फ्लोर पे जाके मिलेगा दोनों। ठीक है, बड़ा गंदा कर देता हूँ मैं समझाते। क्वेश्चन नंबर 15 हो गई, क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। कह रहा है कि आकाश ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एट 3 इक्वल पार्ट ऑन हिज बाइसाइकिल एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ आकाश गोइंग फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। भाई इस घर से स्कूल को जा रहा है, 3 अलग अलग डिस्टेंस है, और तीनों डिस्टेंस सेम है। पहले वाले डिस्टेंस में जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे में जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को बताए कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसमें देखो एक तो प्रोसेस ये है कि भाई आप एवरेज स्पीड निकालनी है,
एवरेज स्पीड निकालनी है तो एक तो प्रोसेस है कि 3xyz डिवाइडेड बाई xy yz और xz कर दो तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। एक प्रोसेस और है कि भाई तीनों डिस्टेंस जब मेरा कांस्टेंट है, जब तीनों डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस एक एज्यूम कर लो। कैसे एज्यूम कर लूँ? तो मैं कह रहा कि जो डिस्टेंस स्पीड दी गई है ना, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 5 10 15 तो 30 आ जाएगा। तो मैं कह रहा ये 30 किलोमीटर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड अब निकाल दो। कैसे निकालोगे? तो एवरेज स्पीड अब जो निकालेंगे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 90, 30 30 30 90। और टाइम की बात करें तो 5 से 30 कटेगा 6 घंटे, 10 से 30 3 घंटे, 15 से 30 2 घंटे, तो 6 3 6 + 3 9 + 2 इज़ 11। तो आपका कितना आएगा? देखो ये 8 टाइम्स 2/11 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या बोलते हैं? सही कह रहे हैं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गई, 17 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 एथलीट ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 18 मीटर फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम स्टार्टिंग टाइम। एट द सेम स्टार्टिंग टाइम दो एथलीट है, हाँ, एक सर्कुलर पॉइंट है, लेट्स से दिस इज, और ए और बी है। एक की 1800 मीटर का ये टोटल गिवन है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट सेम एट द स्पीड ऑफ 9 मीटर एंड 6 मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी डिस्टेंस दे विल मीट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट विल दे मीट वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जाएगा और ये अगर इधर जाएगा, 1800 मीटर का है, ठीक है, सिंपल एक पॉइंट मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कह रहा है कि 1800 मीटर का है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो मेरे को बताओ कि एक की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड और दूसरी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, तो कितने सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे? मतलब जब ये दोनों चलेंगे तो कितने सारे पॉइंट पे मिलेंगे, ये आपको बताना है। कितने सारे पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट व्हाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि देखो ए और बी की स्पीड दी गई है, दैट इज स्पीड, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ए और बी की स्पीड दी गई है दैट इज 9 and 6। इसका रेशियो निकालो, तो कट रही है तो ये 3 और 2, इसी का सम आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा ये? 5, 3 + 2 5, मतलब 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। अब इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो बस इतना याद रखो कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो आपको ऐड कर देना है। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जा रहा होगा तो आपको ऐड कर देना है। रेशियो, स्पीड की रेशियो निकालो, टेक द रेशियो ऑफ स्पीड निकालो और ऐड कर दो, और जब भी सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आप सब्सट्रैक्ट कर दो। ये पॉइंट याद रखो। और ये क्या है कि पूछ रहा है कि कितने सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट में दे विल मीट, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऐड कर देना है, सेम डायरेक्शन में आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। रेशियो ऑफ स्पीड निकालो और जो आएगा उसको ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, उतने सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट में दे विल मीट। बस इतना याद रखो, ठीक है। बाकी मैं जब डिटेल में पढ़ाऊँगा, जब चैप्टर वाइज मैं लाइव क्लासेस में लूँगा तो आपको वहाँ पे डिटेल प्रोसेस बताऊँगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। कह रहा है कि ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 129 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। अ स्मॉल कार ऑन अ पैरेलल रोड इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 129 और कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड राउंडेड ऑफ टू द नियर इंटीजर्स विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द कार कंप्लीटली if the train is 943 meter long
and they are running in same direction. They are running in same direction. मतलब ये कार, ये ट्रेन, ट्रेन की लेंथ है 943 मीटर, ये लेंथ है ट्रेन की, और कह रहा है इग्नोर द लेंथ ऑफ द कार एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कार की जो लेंथ है उसको इग्नोर करो, दैट इज़ नल, उसकी लेंथ नहीं लेनी है। मतलब ये ट्रेन है, ये कार है, ट्रेन की लेंथ है 943 मीटर और ये ट्रैवल करेगा और इसको क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगेगा ये बताओ। और मुझे पता है कि ट्रेन की जो स्पीड है 129 किलोमीटर पर आवर है और कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और सेम डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है। ये बात हमने पहले डिस्कस करी है, किसी सेट में आया था। तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है। तो 129 माइनस 60, 129 माइनस 60 इज इक्वल टू 69 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पार करेगा। और कार को ही क्रॉस करनी है तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगा, यानी कि ये स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर करना है 943 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 943 डिवाइडेड बाय 69 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। 943 मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 लिख देता हूँ और ये कैलकुलेशन करके आपको आंसर तक जाना है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं तो मैं कह रहा कि 3 से काटा तो मैंने कितना आएगा, ये 23 और ये आएगा 6 और 23 से इसको काट तो 23 4 टाइम्स 92, करेक्ट 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 करेक्ट, 23 4 टाइम्स इज 92, 23 कैरी बचा तो 41। यहाँ पे मेरे पास रह गया 41 इंटू 6/5, तो 41 6 टाइम्स कितना 246, 246/5 कितना आएगा जी, कितना आएगा, सही लिखा मैंने, 6 and 24 करेक्ट। 5 से करा तो दिस इज लाइक 4, 46 इज 9 एंड 49.2 सेकेंड आएगा। तो मेरे को कितना टिक करना है, मेरे को 49 टिक करना है, मेरे को सिर्फ 49 टिक करना है। समझ आई, समझ आई। हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, ये सिंपल सा सवाल था, मतलब सेम डायरेक्शन वाला सवाल था और क्वेश्चन को इतना लेंथी लिखा गया है, बस वैसे कुछ है नहीं। क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14, एक सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर है तो एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है। तो कह रहा है कि डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो गई 7 एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr/h की वैल्यू गिवन है 220। h की वैल्यू नहीं मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, h की वैल्यू मालूम है। फाइंड द वॉल्यूम, द वॉल्यूम निकालनी है, मतलब πr² h की वैल्यू निकालनी है, ये करना है। अच्छा, तो पहले वाले में मेरे को r पता है, h नहीं पता है, तो r निकालना है। तो करते हैं भाई सॉल्व। मैं कह रहा कि 2 इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, तो 2π मतलब 2 × 2/7, r का मतलब 7, h का मतलब नहीं पता और 220, तो 2 से काट दिया ये 10 और ये भी काट दिया तो ये 5 और 7 से 7 कट गया तो h का मतलब आ गया 5, हाइट आ गई 5, हाइट 5 आ गई तो ये पता कर दो, तो ये पता कर दो तो 22/7, रेडियस है 7 × 7 और हाइट है 5, तो ये कट गया ऐसे और इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। 22 5 टाइम्स कितना होता है 110, 110 मतलब 11, 770 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इज योर आंसर। 770 मतलब ऑप्शन डी। करना ही नहीं था कुछ, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पे बैठा दो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गया।
कहता है क्या है कि इफ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज दिस मच देन फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, समझ लो एक बार, बड़ा इजी है। डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ कि साइड ए है तो डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं? तो डायगोनल निकाल सकते हैं √3 इंटू ए, और डायगोनल ही दिया हुआ है, डायगोनल ही दिया हुआ है 6√3, डायगोनल दिया हुआ है 6√3, और इसका मतलब हो गया 3a, तो √3 यानी कि साइड की वैल्यू आ गई 6, यानी कि सारे साइड हो गए 6। तो मेरे को बोल रहा है वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है जी इसका? तो वॉल्यूम निकलता है a क्यूब यानी कि 6 क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216, आंसर इज 216। डन। तो ये हो गया आपका आखिरी सवाल इस सेट का। आई होप कि आपको समझ आई होगी भाई साहब, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ है, हर एक क्वेश्चन में बढ़िया डिस्कशन किया है। और अगर आप हर सेट को करते जा रहे हो, अगर आप हर सेट को करते जा रहे हो तो आई एम डेफिनेट श्योर कि आपको हर सेट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, हर सेट में कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे। फाइन, तो ठीक है, ये फिर और भी सेट लेके आऊँगा, जितने भी सेट बाकी है वो सारे धीरे धीरे लेके आऊँगा। तो धन्यवाद, टाइम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और चैनल में इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बाय, टेक केयर।